Unacademy. Let's crack it. MPPSC 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो है GS3 का। ठीक है, GS3 में इकाई 3 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो टॉपिक हम अभी चल रहे हैं जिसको लेकर के वो है पशु और मनुष्य पोषण। यहाँ पे हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं और अभी हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है रेशे रेशे और खनिज। ठीक है, रेशे और खनिज और रेशे हमको दो टॉपिक्स में यहाँ पर जोर देना है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक बाकी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक की सहायता से आप जो बायोलॉजी और GS3 के जो इकाई 1 इकाई 2 और बाकी इकाइयों के यदि लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके यहाँ पे यदि आप लेक्चर देख रहे हो तो यहाँ पे आई बटन है। ठीक है, इस वाले सेक्शन में एक आई बटन होगा ऊपर साइड में, यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं GS3 की। तो इस प्रकार आप अपने जो पिछले छूटे हुए हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही विस्तार से इनको बताया गया है पूरे मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। यदि आप MPPSC और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला है 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे, वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे MPPSC और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया ये है रेफरल कोड मांगने का। ठीक है, यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ आप जा सकते हैं। इसमें एक सब्सक्रिप्शन में आपको मैनी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे, जैसे बिहार के टॉप एजुकेटर्स को पढ़ने का मौका मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है यहाँ पे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चलते हैं, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक है, डाउनलोड कर सकते हैं जो वीडियो है जो अनअकैडमी द्वारा लाइव लिए गए हैं, और यहाँ पे PDF और नोट्स यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए दिए जाएंगे, 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे चलेंगे और डेडिकेटेड गाइडेंस आपको यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे MP के टॉप एजुकेटर्स जिनसे आप पढ़ेंगे MPPSC और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी के लिए, और प्रीलिम्स और मेंस के इंटीग्रेटेड बैचेस हैं यहाँ पे फॉर MP के डिफरेंट एग्जाम के लिए, फाउंडेशन कोर्स है यहाँ पे MPPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए, MP पुलिस SI जेल प्रहरी बैचेस के लिए यहाँ पे बैच है, और टारगेट MPPSC प्रीलिम्स बैच है यहाँ पे, ये है 4 महीने का, MP पुलिस वाला बैच है 3 महीने का, और जो फाउंडेशन बैच है वो है 10 महीने का। इन सभी में आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे और बहुत ही कुछ मिलने वाला है। तो यदि आप इनसे संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे MPPSC और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक MPPSC एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। भोजन के अवयव यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंग्लिश में से बोलेंगे। इसके अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हमको जो टॉपिक देखना है वो है खनिज। ठीक है, खनिज वाले हम अभी देख रहे हैं। खनिज यानी इंग्लिश में से बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, मानव शरीर में कम से कम 29 प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और यह अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण में स्वतंत्र एवं यौगिक, स्वतंत्र मतलब जैसे सिंगल एटम है। ठीक है, जैसे अकेला तत्व, जैसे मान लो कोई अकेला तत्व हमने देखे, जैसे हाइड्रोजन, मान लो ये अकेला तत्व है। ठीक है, और ये खनिज नहीं है, ये मैं आपको एक अलग से बता रहा हूँ, या इसका एग्जांपल ना लेके मैं आपको कोई XYZ लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई X है। ठीक है, X है, ये है स्वतंत्र रूप में। ठीक है, ये X क्या है, ये आवर्त सारणी में कोई तत्व है, आवर्त सारणी का कोई तत्व है X। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप में यदि X है, और यदि ये मान लीजिए XY के साथ आ रहा है, X2 आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है, XZ आ रहा है, इस प्रकार से यदि किसी अन्य तत्वों के साथ ये मिलकर आ रहा है तो ये हो गया यौगिक या फिर अणु के रूप में जाएगा। ठीक है, या फिर ये और ज्यादा तो इसमें संलग्न हो रहा है तो ये हो जाएगा यौगिक हो जाएगा। ठीक है, अणु या फिर यौगिक के रूप में पाया जाएगा। स्वतंत्र यानी सिर्फ अकेला वो हो, और ये यौगिक या फिर अणु मतलब कोई अन्य तत्व भी उसके साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इस प्रकार ये होता है। जैसे अणु है H2O। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम देखें
हाइड्रोजन वगैरह है स्वतंत्र है, ऑक्सीजन अलग से देखें तो ये ऑक्सीजन स्वतंत्र है, हाइड्रोजन स्वतंत्र, इस प्रकार ये निश्चित अनुपात में मिले और ये H2O बनाए तो ये हो गया अणु, ठीक है, जल का एक अणु हो गया। इसी प्रकार से यौगिक भी होते हैं, ये यौगिक में भी अन्य जो अन्य प्रकार के तत्व रहते हैं वो मिलकर यौगिक बनते हैं, और ये जो स्वतंत्र तत्व रहते हैं वो मिलकर बनाते हैं यौगिक, ठीक है, इस प्रकार से ये बनते हैं और इस प्रकार से ये पाए जाते हैं, ठीक है। जो पर्यावरण में स्वतंत्र अथवा यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो। मानव शरीर में खनिज उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, ये सब मेटाबोलाइट्स है, मेटाबोलाइट्स, ठीक है, मेटाबोलाइट्स जो कि क्या करते हैं, उपापचयी क्रियाओं को, यानी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उपापचयी क्रिया मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उनको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। ये खनिज जो होते हैं इस प्रकार के कार्य करते हैं, और इनके फंक्शन देख लेते हैं। खनिज के कार्य, फंक्शन ऑफ मिनरल्स, ये भोजन के लिए अकार्बनिक अवयव है जो हड्डियों, दांतों तथा रक्त के जमने में सहभागी होते हैं, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ यानी इसमें ये कार्बन वगैरह नहीं होते इसमें, ठीक है, कार्बन की उपस्थिति इसमें नहीं होती, यानी ये हो गया अकार्बनिक पदार्थ। खनिज आयनों द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं में अणुओं को बंधनों के माध्यम से जोड़ने का ये कार्य करते हैं, और खनिज तत्व दिल की धड़कन एवं पेशी संकुचन के लिए आवश्यक होते हैं, और ये कोशिका कला को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली। यदि आप इस प्रकार से शब्द आए तो आप कंफ्यूज ना हो, कोशिका झिल्ली, जब कोशिका वाले टॉपिक हमने पढ़े थे तब हमने इसके बारे में सारा चीज पढ़ा था, जो भी इसके फंक्शन होते हैं, किस प्रकार से होती है, किससे बनती है, ये सारी चीज हमने देखी। तो यहाँ पे जो इसकी पारगम्यता होती है कोशिका कला की या कोशिका झिल्ली की, इसकी पारगम्यता को ये प्रभावित करते हैं खनिज पदार्थ। कुछ खनिज लवण शरीर के अंतः तरल वातावरण में उपयुक्त परासरणीय सांद्रण, पीएच स्तर तथा रुधिर दाब आदि का नियमन करते हैं। किसका नियमन करते हैं, फिर से रिपीट करेंगे। जो कुछ खनिज लवण रहते हैं शरीर के अंदर तरल वातावरण में उपयुक्त परासरणीय सांद्रण, पीएच स्तर, पीएच यानी जो अम्ल क्षार या जो उदासीन वाली कंडीशन रहते हैं उसका जो स्तर रहता है वो यहाँ पे उसका ये नियमन करते हैं, और साथ ही साथ रुधिर दाब, ठीक है, रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर वगैरह को भी ये नियमन करते हैं, ठीक है। जो खनिज लवण शरीर के अंदर अंतः तरल वातावरण रहते हैं वो वाले, ठीक है। तो ये कार्य है, हम एक एक करके सभी के बारे में देखना है, ठीक है। ये तो इसका जो निचोड़ था, कार्य क्या करते हैं ये हमने देखा यहाँ पे, और इसके बाद हम एक एक करके एक जो खनिज है उसके बारे में हम देखने वाले कि हर खनिज का क्या कार्य है, किस प्रकार से ये किससे मिलेगा, और इसकी कमी से क्या चीज़ें यहाँ पे होगी, ठीक है। कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं सारे में। ये देखिए, मैं आपको लास्ट वाली जो स्लाइड है उसमें वहाँ पे बता दूंगा कि जो चीज़ें हैं यहाँ पे हमने पढ़े उनको मैंने कैटेगराइज कर दी हूँ। देखो यहाँ पे खनिज तत्व दिए गए हैं, ठीक है, और दैनिक आवश्यकता कितनी पड़ेगी, इसकी स्रोत क्या है, किससे मिलते हैं, इनका क्या महत्व है, क्या भूमिका निभाते हैं, और इनकी कमी से क्या रोग होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारा ये लास्ट स्लाइड में दे दिया हूँ, ठीक है। लास्ट स्लाइड का आप जब लेक्चर खत्म होगा तो आपको स्क्रीनशॉट देने का मौका दूंगा मैं, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक क्रिस्प फॉर्म में कर सकते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यदि आप डिजिटल फॉर्म नोट्स बना रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आप पेन कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको इस प्रकार का चार्ट बना ले तो आपको ये बहुत ही आसानी से याद रहेगा, और 2-4 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं शुरू से करके एक एक करके एक डीप में पढ़ेंगे इसको। सोडियम के बारे में देखते हैं। सोडियम सामान्यतः कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटो या सीटोप्लाज्म, ठीक है, सीटोप्लाज्म जो होता है। अब कोशिका वाले टॉपिक में ये सारी चीज़ें हम पढ़े हैं, ठीक है, बार बार ये सारी चीज़ें हम रिवाइज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यदि यही चीज़ें हम बार बार करते रहेंगे तो हमारा आगे का पोर्शन कैसे होगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये टॉपिक्स पहले से पढ़ कर रखें, क्योंकि बहुत पहले ये टॉपिक कंप्लीट कराए जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे। कोशिका द्रव्य में धनायन यानी पॉजिटिव के रूप में उपस्थित होता है, सोडियम रहता है कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में उपस्थित होता है, और इसका प्रमुख कार्य पेशियों में संकुचन, विद्युत अपघट्य संतुलन, अम्ल क्षार संतुलन और रक्तदाब नियंत्रण एवं तंत्रिका तंत्र में आवेगों का संचरण आदि में सहायता करना है। इतने सारे कार्य हैं इसके, ठीक है, ये सारे कार्य आपको याद होने चाहिए। इसका प्रमुख स्रोत है नमक, ठीक है, नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम यहाँ से मिलता है इसको, ठीक है, सोडियम ये नमक हो गया। दूध, अंडा, मछली, जो समुद्री मछली रहती है वो, ठीक है, ये इसके स्रोत है सोडियम के। अगला है पोटेशियम सोडियम के समान पोटेशियम भी कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में धनायन के रूप में उपस्थित होता है।
ठीक है। साइटोप्लाज्म में आपको थोड़ा सा एग्जाम बता ही देता हूँ कि यदि आप रिवाइज नहीं किए तो ये देखिए, ये है कोशिका झिल्ली वगैरह, ठीक है, कोशिका झिल्ली वगैरह ये है, और यहाँ पे मान लो केंद्रक है, ठीक है। केंद्रक के बाहर जो द्रव रूप में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव रूप में उपस्थित है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे उपस्थित होते हैं पोटेशियम और ये है सोडियम। ये धन आयन वाले जो मामला, ये यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ की बात हो रही है। आगे समझ में? अब तो क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। जो पोटेशियम के समान सोडियम के समान पोटेशियम भी कोशिका द्रव में धनायन के रूप में उपस्थित होता है, जैसे कि हमने बात की अभी। और पोटेशियम कोशिकाओं में होने वाली अंतः अभिक्रिया में सहायक होता है, जो अंतः अभिक्रिया होती है उसमें सहायक होता है। इसके अतिरिक्त शरीर में जल संतुलन एवं तंत्रिका आवेगों के संचरण का भी एक कार्य करता है। यह सब्जी, केले तथा सेब आदि में पाया जाता है पोटेशियम, ठीक है। इन स्रोतों से इसको प्राप्त किया जा सकता है। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम विटामिन डी की उपस्थिति में, इसके पहले लेक्चर में विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं। विटामिन डी किस प्रकार से बनता है, ये सारी चीज़ें हम देखे थे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे हमने देखे थे विटामिन डी के बारे में। तो यहाँ पे इसके आगे देखते हैं, कैल्शियम विटामिन डी की उपस्थिति में शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? विटामिन डी की उपस्थिति में शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो दांतों एवं हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। यह शरीर के कुल भार का लगभग 2% होता है। शरीर का कुल भार जितना भी है उसका 2% निकाल लो, ये इसमें जो 2% भाग है वो कैल्शियम का होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया। 2% भाग होता है। और कैल्शियम रक्त स्कंदन एवं पेशीय संकुचन में सहायक होता है। रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। जो रक्त का थक्का वगैरह जमना होता है ना, रक्त का थक्का समझते ना आप? जैसे हाथ वगैरह कट गया, ठीक है, हाथ वगैरह कट गया तो वहाँ से खून निकलता है, खून थोड़ी देर बाद बहना बंद हो जाता है, मतलब वहाँ पे रक्त का थक्का जम गया, ठीक है। तो इस प्रकार ब्लड क्लॉटिंग वहाँ पे हो गई, ऐसा ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कैल्शियम के अंतर्गत, उसमें पेशीय संकुचन में भी ये सहायक होता है, ठीक है। रक्त स्कंदन और पेशीय संकुचन में सहायक होता है। और मान लीजिए यदि ये रक्त स्कंदन ना हो, ब्लड क्लॉटिंग ना हो, तो क्या होगा? यदि ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो यहाँ पे सारा जो ब्लड है शरीर का वो बाहर आ जाएगा। इस प्रकार की समस्या यहाँ पे होती है, ठीक है। और शरीर का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा तो फिर जीवन पे संकट आया है, ठीक है। इस प्रकार की चीज होगी यहाँ पे। इसकी कमी से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है, और यह दूध, मांस, हरी सब्जियां आदि में पाया जाता है। और मनुष्य के लिए प्रतिदिन 1.2 ग्राम कैल्शियम की का आवश्यकता होती है। कितने ग्राम? 1.2 ग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है मनुष्य के शरीर में। आगे देखते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस मानव शरीर में दांतों एवं हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्या बनाता है? मानव शरीर में दांत और हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में शरीर एवं अम्ल व क्षार के संरचनात्मक संतुलन में सहायक होता है। अगला है लोहा, आयन। इसको आयरन बोल सकते हैं या फिर आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आयरन या फिर आयन, इस प्रकार से भी प्रोनाउंशिएट होता है इसका, यानी उच्चारण होता है इसका। यदि आप आयन मैन देखें तो इसका उच्चारण आयन से होता है, आयन मैन वगैरह में। और हिंदी में ज़्यादातर इसको आयरन ही कहा जाता है, ठीक है। आयरन, हमारे इंडिया में ज़्यादातर इसको आयरन बोलते हैं, ठीक है। आयरन मैन या फिर इंडिया के आयरन मैन कौन है या फिर किसे कहा जाता है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, इंडिया के आयरन मैन कौन है या फिर किससे कहा जाता है। तो चलिए लोहा के बारे में देखते हैं। लोहा लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है। इसके द्वारा ही मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, और इसकी कमी से रक्त क्षीणता, एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। एनीमिया नामक इसमें रोग होगा यदि लोहा की कमी होगी शरीर में, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि लोहा यानी जो आयरन है, आयरन सबसे ज्यादा किस स्रोत से मिलता है? किस स्रोत से मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यदि बात करें तो किस स्रोत से मिलता है? याद रखिए, आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे पालक देंगे, लेकिन मैंने जब आपको पिछले टॉपिक्स पढ़ाए थे, ठीक है, पादप वाले टॉपिक्स पढ़ रहे थे, तो पालक से भी ज्यादा आयरन हमें किसी और चीज में मिलता है, बताइए वो क्या है, ठीक है। और भी जो इसके स्रोत है वो भी आपको बताना है आयरन के। यहाँ पे मैंने इन स्रोतों को
यहाँ पे नहीं बताने का फैसला किया, क्योंकि कुछ होमवर्क आप भी लेकर जाइए, आप लेकर जाएंगे तो आपको भी थोड़ा आप भी वर्क करेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। सारी चीज़ें परोस दी जाती है तो आलसी हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट हो या फिर कोई भी मनुष्य हो, यदि सारी चीज़ें परोस दी जाती है तो वहाँ पे आलसी हो जाता है। यदि आपको आपका अटेंशन ग्रैब करना है तो आपको इस तरीके के टास्क देना आवश्यक है। आपका जो अटेंशन है वो यदि यहाँ पर रहे और आप बाद में से रिवाइज कर सके, या फिर बाद में जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तब आपके पास ये होगा, ठीक है। यदि आपने ये होमवर्क कर लिया तो, नहीं किया तो जैसा अभी नहीं है बाद में भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा। और रक्त की कमी से दृश्यता का कम कम हो जाना, चक्कर आना, भूख न लगना आदि लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। और जिस प्रकार से इस भूख न लगना इस प्रकार चीज़ें होती है, और ये कुछ रोग वगैरह हो गया बताते हैं, ठीक है। बॉलीवुड में जैसा बताते हैं ना, उस प्रकार की चीज़ें नहीं है ये, उसको आयरन की कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई? आयरन की कमी। आप समझ गए मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बालकों और महिलाओं में अधिकांशतः लौह तत्वों की कमी होती है, और जिससे शरीर में थकावट का अनुभव होता है। आयरन की कमी होगी तो थकावट का अनुभव यहाँ पे होता है। बालक और जो बालक और यानी जो बेबीज रहते हैं और जो महिलाएं रहती हैं उनमें। अगला देखते हैं आयोडीन। यह खनिज मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जब हम ग्रंथि वगैरह पढ़ेंगे तब ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए ये ग्रंथि है, ग्रंथि से स्रावित हो रहा है कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है आयोडीन, ठीक है। और थायराइड की अल्प क्रियाशीलता से थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है और घेंगा नामक रोग होता है। इस रोग में वृद्धि से तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारा उसमें ये प्रभाव पड़ता है। और इसके प्रमुख स्रोत दूध, अंडे, मांस, समुद्री भोजन आदि है, ठीक है। आयोडीन की कमी इससे पूरी की जा सकती है, ये इसका स्रोत है। अगला है रेशे, यानी इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर्स। रेशा मानव भोजन का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? पाचन क्रिया में। इसके द्वारा किसी प्रकार के ऊर्जा प्रदान करने वाले आहार की प्राप्ति नहीं होती है। यद्यपि यह आहार नाल जो एलिमेंट्री केनाल होती है, आहार नाल होती है हमारे शरीर में आहार नाल होती है, ठीक है, जहाँ से भोजन होकर जाता है। ये मुख से ये कनेक्ट होती है आहार नाल, ठीक है। ये इस प्रकार ये भोजन जाता है। ये हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब वहाँ पे आहार नाल के बारे में और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आहार नाल क्या होती है, जिससे होकर भोजन जाता है, ठीक है। भोजन हमारे पेट में आता है, तो ये है आहार नाल, ठीक है। तो ये आहार नाल की शुद्धता में योगदान देते हैं। इसमें जल को अवशोषित करने की विशेष क्षमता होती है। किसको अवशोषित करने की? जल को अवशोषित करने की विशेष क्षमता इसमें होती है फाइबर्स में, जिनके फलस्वरूप मल में जल की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है एवं कब्ज की समस्या उत्पन्न नहीं होती। कब्ज की समस्या उत्पन्न इसमें नहीं होगी, ठीक है। कब्ज वगैरह बनती है ना, कब्ज की समस्या इसमें उत्पन्न नहीं होगी। जैसे वो आता ना एक ऐड आता हमने देखा होंगे राजू श्रीवास्तव का, पेट सफा कुछ ऐसा है ना, पेट सफा पेट सफा ऐसा कुछ प्रोडक्ट है वहाँ पे एक आपने देखा होगा, पेट सफा। तो हर रोग दफा इस प्रकार से ऐड करते हैं राजू श्रीवास्तव जी। तो इस प्रकार यदि फाइबर्स आप शरीर में लेंगे तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। पेट सफा टाइप के जो प्रोडक्ट है, मैं पर्टिकुलर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है वो आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, यदि आप इस प्रकार से पोषण लेते हैं तो, ठीक है। पृथ्वी पर आंतरिक मात्रा में प्राप्त होने वाला रेशा बायोपॉलीमर और पॉलीसेकेराइड है। और संगठन के आधार पर रेशे को दो भागों में विभाजित किया जाता है। संगठन के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में। और ये पृथ्वी पर सर्वाधिक प्राप्त होने वाला रेशा कौन सा है? बायोपॉलीमर और पॉलीसेकेराइड है। बायोपॉलीमर और पॉलीसेकेराइड है। और यहाँ पे देखते हैं 2 प्रकार में यहाँ पे विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील रेशे वाटर सॉल्युबल फाइबर्स, पैक्टिन, गम व ये है म्यूसिलेस, ये जल में घुलनशील रेशे यानी वाटर सॉल्युबल फाइबर्स है। और जल में अघुलनशील रेशे यानी वाटर इनसॉल्युबल फाइबर्स के बारे में बात करें तो सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है और लिग्निन है। लिग्निन, ठीक है, लिग्निन। ये सारी चीजें हम पादप से संबंधित चीजों में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है लिग्निन वगैरह क्या है, सेल्यूलोज वगैरह क्या है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और यदि आप नहीं जान रहे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पे भी चल रही है, ठीक है। 42 लेक्चर्स के से ज़्यादा अभी हो चुके हैं शायद, ठीक है। 42 लेक्चर के आसपास अभी चल रहा है, ये लेक्चर नंबर 42 के आसपास होगा। और यहाँ पे और यदि आप ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन वगैरह आपको नहीं पता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है, ठीक है, और उस स्तर को बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है।
और यदि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका स्तर काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, भोजन में रेशो का महत्व हम देख लेते हैं। भोजन में रेशो का महत्व के अंतर्गत भोजन में रेशो की अधिकता से पाचन क्रिया की गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। पाचन क्रिया की गतिशीलता है उस पर प्रभाव पड़ता है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, आंतों में ट्यूमर्स वगैरह बनने की संभावना इसमें कम हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक लास्ट में दे दूंगा एक चार्ट वगैरह, तो ताकि आप यहाँ पे अच्छे से कर पाए। जो दीर्घ मात्रा खनिज वगैरह मैक्रो मिनरल्स वगैरह है, उसका मैंने आपको चार्ट दे दिया है। आप इन टॉपिक्स को याद रखेंगे, जो 5 चीज़ें हैं। ठीक है, तत्व को याद रखेंगे, कौन सा तत्व, दैनिक आवश्यकता कितनी पड़ रही है इसमें, स्रोत क्या है इसके और क्या महत्व है इसका, और शरीर में यदि इसकी मात्रा हम नहीं लेंगे तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेंगे। ये 5 चीज़ें यदि आपने अच्छे से कर लिए, ठीक है, 5 चीज़ें का आपने रिवाइज कर लिया, तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो खनिज वगैरह है और हमारे शरीर में कितनी आवश्यकता वगैरह है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद आप अच्छे से अपने पोषण में ध्यान देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जब आपको मुख्य परीक्षा में सवाल आएंगे तो आप इससे काफ़ी अच्छे से सवाल कर पाएंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में भी यदि इससे सवाल आएंगे तो आप काफ़ी अच्छे से ये सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ये चार्ट है और एक दूसरा ये वाला है। ठीक है, दूसरा ये है। आप ये इन दोनों चार्ट्स को ये बेसिकली चार्ट एक ही है, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा था इस स्लाइड में, तो मैंने इस स्लाइड में डाल दिया, फिर दूसरे स्लाइड में डाल दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर यदि आप नोट बना रहे हैं तो उसको नोट कर ले। ठीक है, इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें शायद छूट गई होगी, जैसे गंधक वगैरह है। ठीक है, ये भी आप देख लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, आप थ्योरीज वगैरह है आप देख लेना। और यहाँ पे क्लोरीन वगैरह है, कुछ छूटा है, और मैग्नीशियम वगैरह है, ये आप देख लेना। ठीक है, अलग से जब चार्ट आप बनाएंगे तो आप वहाँ पे पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो ये जो खनिज और फाइबर यानी जो रेसे हैं वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़े। भोजन के अवयव के अंतर्गत हमने खनिज के अंतर्गत हमने देखे खनिज की परिभाषा वगैरह, उसके कार्य वगैरह देखे। ठीक है, मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिज जो जो हमने देखे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, फाइबर्स। ठीक है, इसका हम फाइबर्स देखे थे। फाइबर्स के बाद फाइबर के प्रकार और भोजन में रेशो का महत्व वगैरह हमने देखे। और यहाँ पे जो कुछ बच गए होंगे वो बाकी चीज़ यहाँ पे हमने दे दिए हैं। और ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए चार्ट। ये चार्ट आप याद रख लिए तो ये खनिज वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होते हैं। एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम हम डिस्कस कर रहे हैं GS3 के अंतर्गत, GS3 पेपर के अंतर्गत इकाई 3 है ये, और ये बायोलॉजी का पोर्शन है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यहाँ पे पोषण। ठीक है, जो मनुष्यों और पशुओं में पोषण है उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे इसके अंतर्गत हम काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, और भी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। हम खनिज का टॉपिक लास्ट में डिस्कस किए थे, लास्ट लेक्चर में। खनिज में हम जो मैक्रो मिनरल्स थे, यानी जो दीर्घ मात्रक खनिज थे, वो हमने देखे थे। अब हमको लघु मात्रक यानी जो माइक्रो मिनरल्स है वो हमको देखना है। ठीक है, लघु मात्रक खनिज को हमको डिस्कस करना है, और साथ ही साथ हम जल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल, भोजन के अवयव के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो एक मिनरल्स के अंतर्गत, और जो है जल, ये 2 टॉपिक हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था काफ़ी सारी चीज़ें। इसमें दीर्घ मात्रा खनिज के बारे में हमने देखा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप इसके नोट्स बना लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसको शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दैनिक मात्रा कितनी आवश्यक होती है ये तो फैक्ट है, आपको मैंने बता दिया था कि आप यहाँ पर देख लेना। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो करने की, आई होप आपने कर लिए होंगे। अब इसके बाद हम जो अगले जो खनिज है, जो माइक्रो मिनरल्स लघु मात्रा खनिज, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और जो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या चीज़ें यहाँ पे है जो आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको जो खनिज वाला पोर्शन है वो आपको कंप्लीट हो जाए। खनिज तत्व रखना है याद, कौन सा तत्व है, और दैनिक आवश्यकता कितनी पड़ रही है। दैनिक आवश्यकता वगैरह तो ये इस टाइप क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके अवेयरनेस के लिए ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा। स्रोत वगैरह याद रखना है, और महत्व। ठीक है, महत्व, स्रोत, और शरीर में खनिज तत्व की कमी के दुष्प्रभाव। ठीक है, किस तत्व की कमी से कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इतने जो पॉइंट्स हैं वो आप अच्छे से याद कर लें। याद करने के इसको बार बार आप देखेंगे तो बार बार देखने पे ये आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है, या फिर बार बार इसको रिविजन करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट है और इन फैक्ट को बार बार देखना ही पड़ेगा। आप इसको समझ सकते हैं, पहले समझिए, जैसा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। समझने के बाद आप इसको देखिए तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और लंबे समय तक याद रहेंगे।
तो पहला है जिंक, ठीक है, जिंक Zn, ठीक है। जिंक की दैनिक आवश्यकता 50 mg होती है, 50 मिलीग्राम। और यहाँ पे स्रोत क्या है इसके इसके जिससे हमें ये प्राप्त होते हैं यहाँ पे देखते हैं अंडे, अनाज, दूध, मांस, समुद्री भोजन आदि, इनसे हमको मिलता है जिंक के स्रोत है। जिंक का महत्व क्या है? जल अपघटन अर्थात पाचन एंजाइमों सहित अनेक लगभग 80 एंजाइमों के सह घटक होते हैं, यानी को एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, सह घटक होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे शरीर में खनिज तत्व की कमी के दुष्प्रभाव हम देखते हैं। यहाँ पे कुंठित वृद्धि होती है, रुधिर क्षीणता यानी रक्त की कमी, खून की कमी हो जाना शरीर में, ठीक है, इस प्रकार से इसकी समस्या होती है यदि जिंक की पूर्ति शरीर में ना हो। खुरदरी त्वचा, दुर्बल सुरक्षा तंत्र और जनन क्षमता का क्षय होता है इसमें, यदि जिंक की कमी शरीर में हो तो। अगला खनिज तत्व है लौह, ठीक है, आयरन के बारे में हम देख चुके हैं। जो डिस्क्राइब में हमने पढ़ा था वहाँ पे आयरन के बारे में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, सबसे ज़्यादा आयरन किसमें मिलता है, तो आपने अभी तक उसका आंसर बताया नहीं है। और इस लेक्चर में आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बता दो, और यदि आप बता दो तो आपका ही फायदा है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, एग्जाम में आएगा तो आप देख लेना जो भी दिक्कत है। तो आवश्यकता देखते हैं 20 mg डेली लगता है, यानी 20 mg दैनिक आवश्यकता इसकी होती है। स्रोत क्या है इसके? मांस, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां। महत्व क्या है इसका? हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइमों का एक घटक है। और शरीर में खनिज तत्व की कमी के दुष्प्रभाव हम देखते हैं, यानी इसके अंतर्गत जो लौह की कमी होगी उसमें शरीर में क्या प्रभाव पड़ेंगे। हीमोग्लोबिन की कमी में रुधिर क्षीणता यानी रक्त की कमी, दुर्बलता, कमजोरी वगैरह, ठीक है, और शरीर का सुरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाना। अगला है फ्लोरीन, और फ्लोरीन की 2.5 मिलीग्राम आवश्यकता दैनिक जीवन में पड़ती है, मतलब दैनिक आवश्यकता पड़ती है डेली रूप से, मतलब डेली बेसिस में, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पे स्रोत है इसके पीने वाला जल और चाय, समुद्री भोजन, इसका स्रोत है फ्लोरीन की। इसका महत्व क्या है? हड्डी और दांतों का रखरखाव, और रखरखाव में ये काम आते हैं। और दांत की दुर्बलता, फ्लोरीन अधिक से फ्लोरोसिस रोग होता है जिसमें दांतों में पीलापन आ जाता है, ठीक है, दांत की दुर्बलता इसमें होगी यदि इसकी कमी होगी तो। और यहाँ पे शरीर फ्लोरीन की अधिक, इसकी कमी भी घातक है और अधिकता भी घातक है। कमी से दांतों में जो है दुर्बलता ही कमजोर हो जाएंगी, और फ्लोरीन की अधिक से फ्लोरोसिस रोग होगा जिसमें दांतों में पीलापन आ जाता है, ठीक है। अगला खनिज तत्व है आयोडीन। आयोडीन की जो मात्रा है वो दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 150 mg, 150 मिलीग्राम। स्रोत है इसका दूध, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक। महत्व क्या है इसका? थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण एक घटक है, और घेंगा, जड़ मानवता आदि रोग इससे होते हैं यदि इसकी कमी हो जाए तो शरीर में, ठीक है, आयोडीन से। अगला है कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं, और 2.0 मिलीग्राम यहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है, दैनिक आवश्यकता। किससे मिलते हैं ये देख लेते हैं। मांस, मेवा, फलियां, हरी सब्जियां, समुद्री भोजन, अंडे, मछली, इनसे ये हमको मिलता है तांबा, ठीक है, इसका स्रोत है, यानी तांबे के स्रोत ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए। इसके बाद हम देखते हैं ये इसका महत्व क्या है। महत्व साइटोक्रोम व ऑक्सीडेज एंजाइम का सहघटक, और लोह उपापचय तथा संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों के विकास हेतु आवश्यक होता है। और इसकी कमी से क्या हो सकता है? रुधिर क्षीणता यानी रक्त की कमी होना, संयोजी ऊतक और रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता। जो रक्त वाहिनी कौन कौन सी है? रक्त वाहिनी आपको पता है दो प्रकार से होती है, मैंने आपको बताया था, धमनी और शिराएं, ठीक है। और किस में कौन सा खून रहता है और कौन सी कहाँ आती है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। लास्ट मतलब पिछले प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। और यदि आप इसका रिवीजन करना चाहते हो तो प्रीवियस लेक्चर की लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी, कहाँ पे? आई बटन पर क्लिक करके इससे संबंधित जो लेक्चर हमने लिए हैं वो आपको दिख जाएंगे। और इसके बाद जब हम यहाँ पढ़ेंगे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हार्ट, मानव हृदय के बारे में हम जब यहाँ देखेंगे तो उसके बारे में तो वहां पे ये इन सारी चीजों के बारे में और भी आपको डिस्क्राइब में मिल जाएगा, ठीक है। अगला है मैंगनीज। मैंगनीज 3.5 mg है दैनिक आवश्यकता इसकी। मेवे, अनाज, हरी सब्जियां, चाय, फल, ये इसका स्रोत है मैंगनीज के।
और याद रहे मैग्नीज और मैग्नीशियम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं, जो खासकर वो जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, ठीक है। Mg और Mn, Mg और Mn, Mn क्या है यहाँ पे, Mg है मैग्नीशियम और Mn यहाँ पे मैग्नीज, ठीक है। ये अलग अलग तत्व है, दोनों के परमाणु क्रमांक अलग है, दोनों के परमाणु द्रव्यमान अलग है, सारी चीजें अलग है, ठीक है। Mn है मैग्नीज और ये Mg है मैग्नीशियम, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैग्नीज, ठीक है। 305 मिलीग्राम यहाँ पे आवश्यकता है। स्रोत हमने यहाँ पे देखा, मेवे, अनाज, हरी सब्जियां, चाय और फल। इसका महत्व क्या है, यूरिया संश्लेषण तथा फॉस्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित अभिक्रियाओं के कुछ एंजाइमों का सहघटक ये होता है। और इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं, उपास्थि, अस्थि तथा संयोजी ऊतकों की वृद्धि में अनियमितता, ठीक है। अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट को हम CO से दर्शाते हैं, कोबाल्ट, और इसकी मात्रा यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है। और इसके स्रोत है यहाँ पे दूध, पनीर, मांस। विटामिन B12 का महत्वपूर्ण एक घटक है। आपसे सवाल है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए। ये क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ ना, इससे आपके जो रिवीजन है वो वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। क्योंकि आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होता, आपको रिवीजन करना आवश्यक होता है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपका रिवीजन ही आपके काम आएगा, ठीक है। जब जितने जल्दी, जैसे मान लो ये आपका दिमाग है और यहाँ आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए, ठीक है, एग्जाम हॉल वगैरह में यहाँ बैठे हुए, हालांकि इतना दूर दिमाग रहता नहीं है, पर ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर यहाँ से क्वेश्चन आया और यहाँ पे गया, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग में गया, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है। आपका माइंड है, इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन जब निकलेगी तो उसमें कितना टाइम लग रहा है वो डिपेंड करता है आपके रिविजन पे। किस पर डिपेंड करता है, रिवीजन पे। जितना जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतनी चीज़ें ये ऊपर रहेगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन यदि आया तो वहाँ पे बहुत जल्दी आपके दिमाग से आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन वगैरह मैं पूछता हूँ उसके आंसर देना बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं और आपके लिए फायदे हैं। हालांकि ये विटामिन तो मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि आप बोलेंगे कि विटामिन B12, कि ये B12 होता है कि हमको पता नहीं, या फिर B12 का रासायनिक सूत्र हमें पता नहीं है, या रासायनिक नाम हमें नहीं पता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वेरी नहीं करी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका रिवीजन करते चले, और क्या इसमें कोबाल्ट की कमी से क्या रोग हो सकते हैं, वो रुधिर क्षीणता यानी रक्त की कमी का होना, यानी ब्लड की कमी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। एक और होमवर्क मैं आपको देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये उपास्थि मैंने बताया, उपास्थि को सरल भाषा में क्या बोलेंगे, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं उपास्थि वगैरह, ठीक है, उपास्थि वगैरह हम पढ़ चुके हैं। याद करो जब जीवों के वर्गीकरण जब पढ़ रहे थे ना, जीवों का वर्गीकरण, उन वाले लेक्चर्स में देखें। इतना तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि कहाँ से आपको रिवाइज करना है। तो उपास्थि वगैरह, उपास्थि क्या है, इसका सरल रूप मुझे बताइए। जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। अपनी सहभागिता बढ़ाइए, इससे 1-to-1 इंटरेक्शन बना रहता है, और काफ़ी सारे जो चीज़ें रहती है वो एक दूसरे से शेयर होती हैं, और एक लिंक बनी रहती है, ठीक है। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स आते हैं, देख के चले जाते हैं कि मतलब डेली यहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, लेकिन वो अपने कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। बहुत ही कम जो स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और प्रतिक्रिया तो देते हैं लेकिन क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे अभी नहीं दे रहे। तो आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन के आंसर से आपको ही मजा आएगा, ठीक है। एक बार आप देना शुरू कीजिए, सही हो गलत हो उसके वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे कौन से लघु मात्रा खनिज यानी माइक्रो मिनरल्स हो गए, और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मैक्रो मिनरल्स। तो दोनों का आप एक साथ नोट्स बना लीजिए, दोनों को कंपेयर करके देखिए कि इसमें कितने तत्व है, इसमें कितने तत्व है, या कितने खनिज है दोनों में, और क्या इसके किस कमी से क्या रोग हो रहे हैं, और क्या स्रोत है इसका, क्या महत्व है इसका, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये खनिज के टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, और माइक्रो और मैक्रो दोनों मिनरल्स हम पढ़ चुके हैं, यानी लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा खनिज दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ रह गया है, एक मिनट सॉरी, ये तीन तत्व रहेगा, ठीक है। यहाँ कोबाल्ट तक हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये तीन थोड़ा सा रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे जल और जल के कार्य,
जल के कार्य, ठीक है, जल और जल के कार्य हम देख लेते हैं। ये तीन रह गए, सेलेनियम, क्रोमियम और मोलिब्डेनम 70 mg है और 120 mg, 150 mg इनकी दैनिक आवश्यकता होती है। और इसके स्रोत हम देख लेते हैं, सेलेनियम का मांस, अनाज, अंडे, समुद्री भोजन। और इसका महत्व का कई एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स का सहायक होता है और विटामिन ई का सहायक होता है। हृदय क्षय रोग, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, इसको इंग्लिश में याद रखो, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होती है इसमें, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे, नाम ही बहुत अजीब है उसका, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगला है 120 mg ईस्ट, समुद्री भोजन, मांस, सब्जियां, ग्लूकोज तथा उपापचय में महत्वपूर्ण है ये। और ग्लूकोज उपापचय तथा ऊर्जा उत्पादन की गड़बड़ियाँ इससे संबंधित, यदि ये इसकी कमी हो तो इस तरीके के रोग यहाँ पे होते हैं, ठीक है, इस तरीके की गड़बड़ियाँ यहाँ पे होती है, ये माना जा सकता है, ठीक है। मोलिब्डेनम एमओ 150 mg इसकी दैनिक आवश्यकता है। और अनाज, फलियां, कुछ सब्जियों में ये मिलता है। कुछ एंजाइम्स का सहायक घटक है और नाइट्रोजनी पदार्थों के उत्सर्जन में ये में अनियमितता होती है यदि इसकी कमी होती है तो, ठीक है, मोलिब्डेनम की। तो अब अगला है जल। जल जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन की उत्पत्ति और किसके लिए? विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। मानव शरीर के कुल भार का 65% भाग जल का होता है। कितना प्रतिशत भाग? 65% भाग जल से बना होता है, जो सभी ऊतकों एवं कोशिकाओं में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। सभी जो कोशिकाएं हैं, कोशिका और ऊतक में अलग अलग मात्रा में पाया जाएगा। जल के कारण देख लेते फंक्शंस ऑफ वाटर या वर्क ऑफ वाटर। फंक्शंस ऑफ वाटर या जल के कार्य हिंदी में से बोलेंगे। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करता है। देखिए जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे पोषण वगैरह की किस प्रकार से लेते हैं, स्वपोषी परपोषी वाले उस टाइप के टॉपिक जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने देखा था पहले होता है पाचन, ठीक है, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, इस प्रकार की चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। ये हालांकि हम जब पाचन वाला जो पाचन सिस्टम यानी पाचन तंत्र जो हम पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें आपको और भी डिस्क्राइब मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो मैंने आपको दिया ताकि आप समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो भी हम भोजन लेते हैं, ठीक है, भोजन का होता है पाचन, ठीक है, आहार नाल वगैरह से अंदर गया, उसके बाद की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मुख से लिए भोजन, आहार नाल अंदर गया, फिर पाचन में क्या होता है? पाचन में ये जो भोजन लिए हमने वो रहता है जटिल रूप में, ठीक है, जटिल रूप से टूटता है सरल रूप में। किस रूप में टूटता है? सरल रूप में, ठीक है, इस प्रकार ये टूटता है। और यहाँ पे जैसे प्रोटीन है, जब जटिल रूप क्या है, सरल रूप क्या है, ये मैं आपको बताऊँ। जैसे प्रोटीन वगैरह, ठीक, आपने दाल वगैरह खाया, ठीक है, दाल वगैरह खाया तो उसमें आपको प्रोटीन मिला। प्रोटीन टूटता है किसमें? अमीनो अम्ल में, ठीक है, एमिनो एसिड्स में टूटता है। तो ये प्रोटीन हो गया इसका जटिल रूप और ये अमीनो अम्ल हो गया इसका सरल रूप। तो यहाँ पे देखिए पाचन में होता है क्या, जो जटिल भोज्य पदार्थ रहता है वो सरल भोज्य पदार्थ में टूटता है और इसके बाद इसका अवशोषण होना आवश्यक है। जैसे दस्त वाली कंडीशन में आप देखेंगे कि दस्त में जब बॉडी में दस्त लगे होते हैं तो यहाँ पे जो हमने भोजन लिए तो वो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है, उसका अवशोषण नहीं होता, मतलब उसमें जो पोषक तत्व उसका अवशोषण नहीं होता, तो उसका अवशोषण होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस वाली कंडीशन में उसको एब्जॉर्ब वगैरह की जो होना है वो आवश्यक है। और एब्जॉर्ब के लिए यहाँ पे काम आता है क्या? जल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया? फंक्शन ऑफ वर्क। ये देखो इतनी सारी पिक्चर बताने का मेरा मतलब ये है कि ये इस लाइन का जो अर्थ हो आपको समझ में आए। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता। इस वाली प्रोसेस में ये सहायता करता है, अवशोषण वाली प्रोसेस में, ठीक है। आगे समझ में? तो ये अवशोषण की प्रक्रिया, स्वांगीकरण आप जानते हैं, इतना बैकग्राउंड काफी है। तो अवशोषण में ये काफी सहायता करता है। और लार, पाचक रस, रक्त, मलमूत्र आदि को तरलता प्रदान करने में, तरलता यानी जो लिक्विड फॉर्म है प्रदान करने के साथ शरीर के तापमान नियंत्रण में जल सहायक होता है, ठीक है। इतने सारी जगह पे जल सहायक होता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 5 से 6 गिलास जल की मूलभूत आवश्यकता होती है और 6 माह के शिशुओं को जल नहीं पिलाया जाता है।
6 माह के शिशु जो रहते हैं उनको जल नहीं पिलाया जाता, क्योंकि उनके शरीर में होने वाली जल की कमी माँ के दूध से पूर्ण होती है और वयस्कों की अपेक्षा शिशुओं के वृक्क यानी जो किडनीज है अपरिपक्व मैच्योर होते हैं और जिससे ये जल में घुलनशील तत्वों का उत्सर्जन नहीं करते। ठीक है, तो ये जल से संबंधित जो जल के कार्य थे वो हमने देखे, बहुत ही डिस्क्राइब फॉर्म में हमने देखे, बहुत ही अच्छे से आपको मैंने समझाया यहाँ पे। और देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस की है। भोजन के अवयव के अंतर्गत खनिज में लघु मात्रा खनिज हमने देखे एक एक करके, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, माइक्रो मिनरल्स वगैरह हमने यहाँ पे देखे, और जल के बारे में देखे और जल के कार्य हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आते हैं और इनसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रीलिम्स में ज़्यादातर ये पूछेंगे बताइए इसकी कमी से क्या होगा, या फिर इसके स्रोत क्या है, मतलब इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर पूछी जा सकते हैं। ठीक है, तो और ये महत्व वगैरह से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और ये लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। MPPSC 2020 के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम हम कंप्लीट कर रहे हैं उसके अंतर्गत ये GS3 के पोर्शन में हम इकाई 3 हम देख रहे हैं। इकाई 3 है जीव विज्ञान संबंधित, और जीव विज्ञान संबंधित जो टॉपिक हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है संतुलित आहार। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट, इंग्लिश में से बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट ये हम डिस्कस करने वाले। संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट जो टॉपिक है शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम जो डिस्कस किए हैं, जो डिस्कस करते हैं इसमें भोजन के अवयव के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे और जल, ये हम एक सीमित मात्रा में या फिर संतुलित मात्रा में बोल सकते हैं। ठीक है, संतुलित मात्रा में इसे लेते हैं, तो ये इसी के अंतर्गत ये आगे टॉपिक है संतुलित आहार, और एक रहता है असंतुलित आहार। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को हम यदि असंतुलित तरीके से लेते हैं, या तो कम लेते हैं या तो ज़्यादा लेते हैं, तो वो कंडीशन में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है, कमी में क्या क्या समस्या आती है, और अधिकता में क्या समस्या आती है, और संतुलित आहार हमें किस प्रकार आवश्यक है, और किस में किस भोजन मतलब किस प्रकार के भोजन को खाने में कितना हमें पोषण मिलता है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे अभी। तो संतुलित आहार को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे क्या होती है। ऐसा भोजन जो मानव शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। ऐसा भोजन जो मानव शरीर यानी आपके और हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, ये होता है संतुलित आहार। इसको बोलेंगे संतुलित आहार, यानी ग्रोथ और हेल्थी रखने के लिए जो भोजन आवश्यक होता है, जो डाइट आवश्यक होती है हमारे शरीर के लिए, वो होता है संतुलित आहार। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति को भोजन में प्रतिदिन 3000 से लेकर 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वयस्क, ठीक है, वयस्क आप समझ रहे हैं, वयस्क 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति है, आप यदि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप आप 18 के हो गए होंगे, या भी नहीं भी हुए होंगे, तो आप समझ रहे हैं कि कौन वयस्क यहाँ पे हो सकते हैं। तो इन व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन 3000 से लेकर 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैलोरी इसका मात्रक होता है। ठीक है, मात्रक वगैरह हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, आई होप आप ये मात्रक वगैरह में कंफ्यूज नहीं होंगे। ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं, तो 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पे होती है। आहार में खनिज पदार्थ की दैनिक आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे देखते हैं मिलीग्राम में है, ये चार्ट जो दिया है यहाँ पे जो मात्रा है वो मिलीग्राम में, mg में। और यहाँ पे हम देखते हैं सामान्य पुरुष, सामान्य महिला और गर्भवती महिला के अंतर्गत जो दैनिक आवश्यकता है कैल्शियम और आयरन के संदर्भ में ये कितनी कितनी पड़ती है। सामान्य पुरुष में 24 मिलीग्राम आवश्यकता होती है आयरन की, और 450 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। सामान्य महिला के शरीर को 32 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, और 450 मिलीग्राम जो कैल्शियम है उसकी आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला के संदर्भ में बात करें तो 40 मिलीग्राम यहाँ पे आयरन की आवश्यकता होती है, और 1000 मिलीग्राम यहाँ पे आवश्यकता होती है कैल्शियम की। ठीक है, तो आहार में खनिज पदार्थ की दैनिक आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे ये आयरन और कैल्शियम के संदर्भ में ये चार्ट था। आगे हम देखते हैं कार्य अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता, कि कार्य के अनुसार, ठीक, किस प्रकार का कार्य आप करते हैं उसके अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है। बैठकर काम करने वाले जो स्त्री हैं और पुरुष है उसके संदर्भ में हम देखते हैं कार्य क्षमता के स्तर का यहाँ पे ये है, ये सूची यहाँ पे दी गई, और यहाँ पे स्त्री और पुरुष के संदर्भ में यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे बैठकर काम करने वाले यदि स्त्री है तो 2100 कैलोरी की आवश्यकता यहाँ पे होती है, और पुरुष है तो यहाँ पे 2500 कैलोरी की आवश्यकता इनको होती है। साधारण काम करने वाले यदि स्त्री है तो 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है,
और यदि पुरुष है तो यहाँ पे 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कठिन परिश्रम करने वाली स्त्री को यहाँ पे 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यहाँ पे 3600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है पुरुषों पे जो कठिन परिश्रम करते हैं। तो आप यहाँ पे एवेल्यूएट कर सकते हैं आप किस प्रकार का काम करते हैं तो कितनी आवश्यकता आपको पड़ेगी। एक सामान्य मनुष्य जो दिन में 4 से 6 घंटे परिश्रम करता है उसके भोजन में लगभग प्रतिदिन यहाँ पे देखेंगे आप प्रोटीन मिलेगा, वसा और कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, ये चार के संदर्भ में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चार चीजें जो है यहाँ पे हाईलाइट रहेगी। तो यहाँ पे देखिए भोजन जो 4 से 6 घंटे परिश्रम करता है उसके भोजन में लगभग प्रतिदिन 90 ग्राम प्रोटीन, 60 से 70 ग्राम वसा, ठीक है, प्रोटीन, वसा और यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे वसा 60 से 70 ग्राम वसा और 400 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 30 ग्राम खनिज लवणों से युक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इतना भोजन की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार जो आहार में संतुलन है इस प्रकार का बना होना चाहिए। पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने देखा होगा पुरुष ज़्यादा भोजन लेते हैं और जो स्त्रियां हैं वो उनको कम भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा अपने घर वगैरह में या फिर फ्रेंड सर्कल में जो फीमेल फ्रेंड वगैरह हो या फिर आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, तो वो पुरुषों की अपेक्षा यानी आपके फादर की अपेक्षा, यदि मदर है तो फादर की अपेक्षा वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो कम खाएगी। ठीक है, या फिर कम भोजन लेंगी। इस प्रकार से चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है क्योंकि इनके शरीर की आवश्यकता है इनको कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो गर्ल्स में देखें तो आप अपनी सिस्टर वगैरह देख सकते हैं, फिर फ्रेंड्स वगैरह देख सकते हैं, तो वो भोजन वो कम लेती है। ठीक है, कम भोजन वो ग्रहण करती है। हालांकि नंबर ऑफ भोजन की बात अलग है कि मान लीजिए 5-6 आइटम है भोजन के। ठीक है, तो वो ज़्यादातर चीज़ें तो खाती है लेकिन उनकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, कम मात्रा में वो लेती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे बहुत सारी चीज़ें खाते हैं तो इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, उसकी मात्रा यहाँ पे बात हो रही है, मात्रा वहाँ पे कम होती है। ठीक है, और शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। ठंड में ज़्यादा भोजन खिलाई देता है, आप सभी ने अनुभव किया होगा अपने घरों में। ठीक है, अपने घरों में मम्मी वगैरह बोलती है कि ठंड में ज़्यादा भोजन खिलाया देता है, या फिर इस प्रकार से आपने अपने सोसाइटी वगैरह कहीं पे सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप और हमने सभी ने अनुभव किया कि ठंड में जो है भोजन की आवश्यकता अधिक होती है ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा। गर्मियों में हम कम भोजन खाते हैं। ठीक है, गर्मियों में हमें वाटर इंक्लूड चीज़ें ज़्यादा चाहिए रहती है। ठीक है, जो जिसमें जल वगैरह हो, जैसे हम जूस वगैरह ज़्यादा पीते हैं, इस प्रकार से चीज़ें जो रहती है, मतलब वाटर इनटेक जो हम लेते हैं ज़्यादा। ठीक है, गर्मियों के समय में। तो इस प्रकार यहाँ पे आवश्यकता होती है शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक भोजन की, ये हमने यहाँ पे देखा। संतुलित आहार तालिका हम देखते हैं। यहाँ पे भोज्य पदार्थ की सूची यहाँ पे दी गई है स्त्री और पुरुष के संदर्भ में ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, ग्राम प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होगी भोज्य पदार्थ की स्त्री और पुरुषों में यहाँ पे बताया गया। अनाज 350 ग्राम 350 ग्राम स्त्रियों की आवश्यकता होती है और यहाँ पे 450 से 475 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है पुरुषों को। दालें 70 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है स्त्रियों में और 80 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है पुरुषों में। पत्तेदार सब्जियों की आवश्यकता यहाँ पे देखते हैं स्त्रियों में 150 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है संतुलित आहार के अंतर्गत, और यहाँ पे 100 ग्राम पुरुषों में 100 ग्राम प्रतिदिन पुरुषों में आवश्यकता होती है, पुरुषों के शरीर को आवश्यकता होती है। और जो अन्य सब्जियां हैं वो 75 ग्राम प्रतिदिन की मात्रा यहाँ पे चाहिए होती है और 75 ग्राम प्रतिदिन की मात्रा पुरुषों में भी चाहिए होती है जो दूसरी सब्जी है उसके अंतर में। ठीक है, जड़ वाली सब्जियों की बात करें तो 75 ग्राम और 75 ग्राम दोनों में बराबर मात्रा में ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। फल की बात करें तो फल भी दोनों में 30 ग्राम प्रतिदिन और 30 ग्राम प्रतिदिन की मात्रा यहाँ पे होती है आवश्यक। दूध की बात करें तो दूध भी दोनों में समान मात्रा में आवश्यकता होती है 250 ग्राम प्रतिदिन स्त्री और पुरुषों में। अगला है वसा 35 ग्राम वसा और 35 ग्राम वसा प्रतिदिन दोनों स्त्री और पुरुषों में आवश्यकता होती है। शक्कर या गुड़ 30 ग्राम और 30 ग्राम दोनों में 30 ग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है संतुलित आहार के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं असंतुलित आहार। ठीक है, असंतुलित आहार मतलब अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट कैसे होगी, देखिए एक तो होता है संतुलित आहार। संतुलित मतलब जैसा कि हमने अभी तक यहाँ पे बात किया कि इतना संतुलन बने रहने के लिए यहाँ पे इतनी मात्रा में हमें लेना है। ठीक है, जो भी आहार है एक संतुलन की स्थिति मान लीजिए ये है। ठीक है, एक संतुलन की स्थिति यहाँ पे ये है, ये संतुलित है। ठीक है,
और मान लीजिए ये इधर खसका, ये असंतुलित हो गया, यहाँ मान लीजिए कोई मीटर है, ठीक है, मीटर वगैरह है, ये मीटर है, यहाँ पे ये है तो ये संतुलित है, या इस तरफ खसक गया तो ये असंतुलित हो गया, यानी इधर हो गई कमी, इधर हो गई अधिकता, ठीक है, और ये है संतुलन की स्थिति। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये संतुलन की स्थिति, यहाँ पे संतुलन की स्थिति सही है, क्योंकि यहाँ पे संतुलित आहार लिया रहा है, तो शरीर को आवश्यक जितने पोषक तत्व की आवश्यकता है वहाँ पे पूरी हो रही है, लेकिन इसकी कमी और अधिकता ये खतरनाक होती है। कमी से भी रोग होते हैं और अधिकता से भी रोग होते हैं, कमी से भी समस्या होती है, अधिकता से भी समस्या होती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, असंतुलित आहार के अंतर्गत। असंतुलित आहार यानी अनबैलेंस्ड डाइट, जब आहार में पोषक पदार्थों की मात्रा संतुलन में ना हो तब ऐसा आहार असंतुलित आहार कहलाता है, जब संतुलन में ना हो तब, ठीक है। ऐसे विशिष्ट पोषकों की कमी के कारण कई विकार आ जाते हैं, ऐसे में विशिष्ट पोषकों की कमी के कारण कई विकार आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं तो निश्चित ही आप सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बताइए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये सवाल है आपके लिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, और इससे किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये बताइए, ठीक है। ये दो सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप पढ़ते भी होंगे, आप अपने जो करंट अफेयर्स वाले पोर्शन है वहाँ पे आपने कंप्लीट किया होगा इसको, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप बताइए। तो जानेंगे हम कुपोषण के बारे में। पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है, भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होगी किसके लिए? पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। यदि ये आहार उचित मात्रा में अनुपस्थित हो, उचित मात्रा में नहीं हो, तब ऐसी स्थिति कुपोषण कहलाती है। मतलब जितनी मात्रा चाहिए उतनी उपस्थित ना हो, तो ये ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? कुपोषण। पोषक पदार्थों की कमी या अधिकता के आधार पर इन्हें दो रूपों में विभक्त किया गया है। पहला है अल्पोषण, दूसरा है अतिशय पोषण, ठीक है। अल्पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन, जब लंबी अवधि के लिए भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों का अभाव होता है तब ऐसी स्थिति को अल्पोषण कहा जाता है, ठीक है। लंबी अवधि तक जो इस प्रकार का पोषण नहीं मिल रहा है, ठीक है, शरीर को जितनी आवश्यकता है वो नहीं मिल रहा है, तो लंबे समय तक इसका अभाव यदि हो तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे हम अल्पोषण। यदि अल्पोषण की स्थिति अधिक समय तक होती है तो उसे भुखमरी कहते हैं, भुखमरी, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने सवाल पूछा है वो भुखमरी से संबंधित है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर मतलब समझते हैं ना, हंगर भुखमरी, भुखमरी, ठीक है, भुखमरी। तो ये सवाल भी आपको बताना है, और इस प्रकार से ये यदि अल्पोषण की स्थिति अधिक समय तक बनी रहती तो इससे बोलेंगे भुखमरी, ठीक है। तो ये हमने इसको परिभाषा देखे। अगला है अतिशय पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन, इसको बोलेंगे अंडर न्यूट्रिशन, इसको बोलेंगे ओवर न्यूट्रिशन, यदि अति हो जाती है, ठीक है। जो लोग दबा के खाते हैं, मतलब जो समझ रहे हैं आप, ठीक है, जो मात्रा अधिक ले लेते हैं, उन लोगों की यहाँ पे बात होगी, ठीक है। यानी जो पोषण जो पोषण अधिक मात्रा में आते हैं उसको बोलेंगे अतिशय पोषण। यहाँ पे देखेंगे इसके परिभाषा, लंबे समय अंतराल या लंबे समय तक अत्यधिक भोजन लेते समय उनमें उत्पन्न स्थिति को क्या क्या बताया यहाँ पे? लंबे समय तक, ठीक है, बहुत ही ज्यादा समय तक अत्यधिक भोजन लेने से उत्पन्न स्थिति को, ज्यादा भोजन लेने से उत्पन्न स्थिति को अतिशय पोषण कहा जाता है। अतिशय पोषण क्या कहा जाएगा? अतिशय पोषण। लंबे समय तक शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा यदि आप लेंगे तो वो कहलाएगा अतिशय पोषण, ओवर न्यूट्रिशन। इससे शरीर में मोटापा, ठीक है, जो लोग ज्यादा खाते हैं आप समझ सकते हैं मोटापा उन पे आता है, ठीक है। रक्त संबंधी विकार आते हैं, रक्त संबंधी विकार उसमें उनमें उनके शरीर में आते हैं, मधुमेह आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार ओवर न्यूट्रिशन भी घातक है। अब हम देखते हैं जो पोषक तत्व है, यानी जो अवयव है, सॉरी पोषक तत्व बोल रहा हूँ, जो अवयव है, जो भोजन के अवयव है उसके कारण कुपोषण किस प्रकार से होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के कारण कुपोषण, और वसा के कारण कुपोषण वगैरह, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आई होप आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे शरीर कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में कमजोरी आती है, फिर शरीर कमजोर हो जाता है तथा थकान का अनुभव होता है। इसकी अधिकता भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, कमी भी हानिकारक है और अधिकता भी हानिकारक, क्योंकि भोजन में शर्करा की मात्रा अधिक होने से भोजन ठीक से नहीं पचता है। शर्करा की मात्रा वहाँ पे अधिक होगी तो भोजन ठीक से नहीं पचेगा, और अजीर्णता के कारण कभी कभी दस्त आते हैं और पेट बढ़ जाता है, और रुधिर में शर्करा की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है। तो ये इतने सारे समस्याएं इसमें होते हैं।
कमी और अधिकता से। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कारण कुपोषण हम देख लेते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण परिणाम स्वरूप शारीरिक वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनर्निर्माण में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे यहाँ पे देखिए ये शब्द बहुत ही उटपटांग टाइप का है, ठीक है, जो हिंदी माध्यम से और जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है उनके लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो इसको देखिए, इसको आप टुकड़ों में पढ़िए, ठीक है, इसको पढ़िए क्वाशी और कौर, ठीक है, इतना फिर इतना तोड़िए, क्वाशी और कौर, क्वाशी और कौर, मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिए, क्या है, क्वाशी और कौर, ठीक है। ये नाम आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नाम पूछे जाएंगे और आप प्रोनाउंशिएट इसको नहीं कर पाएंगे तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। यदि आपको समझ में मतलब समझ में तो आना चाहिए, क्वाशी और कौर, ठीक है, क्वाशी और कौर, क्वाशी और कौर, प्रोनाउंशिएट भी आपको करते आना चाहिए। एवं मेरेस्मस, ठीक है, इसको भी तोड़ के पढ़ो, मेरेस्मस, जो अंग्रेजी नाम रहते हैं वो समस्याएं उत्पन्न करते हैं, खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, और हिंदी माध्यम में उन लोग के लिए जो बायोलॉजी नहीं पढ़े होते हैं, जीव विज्ञान से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा, ठीक है, मतलब उनको पढ़ने में मजा नहीं आता रहा होगा या फिर स्कूल में उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं, इस प्रकार की चीजें जो होती है वो उन लोगों के लिए ये घातक होते हैं, ठीक है, ये शब्द बहुत डिफिकल्टीज उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे इनको पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, तोड़ तोड़ कर आप पढ़िए, ठीक है, क्वाशी और कौर एवं मेरेस्मस, ठीक है, मेरेस्मस, इस प्रकार आप पढ़िए तो ये रोग नाम भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो रोग के नाम क्योंकि पूछे जाते हैं, रोग इससे पूछे जाएंगे कि इसकी कमी से या इसकी अधिकता से कौन सा रोग होगा, यानी प्रोटीन कमी से प्रोटीन की अधिकता से क्या रोग हो, इस प्रकार से, या कार्बोहाइड्रेट कमी से या कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या रोग हो, इस प्रकार सवाल आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे तो वहां पे आपको ये आने चाहिए, ठीक है, आपको याद भी रहनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस नामक रोग होता है। क्वाशियोरकोर हम देखते हैं, यह मुख्यतः प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है। किस कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग किसमें होता है, बच्चों में होता है, ठीक है, जिसमें उनकी शारीरिक वृद्धि एवं भूख में कमी आती है। क्या होता है, उनकी शारीरिक वृद्धि कम होती है और उनकी भूख में कम आती है, भूख कम लगती है, और शरीर में सूजन, बालों का रूखापन आदि इसके लक्षण है। इसके लक्षण से पहचाना जा सकता है, शरीर में सूजन और रूखापन बालों में आता है, इसके लक्षण है। इस रोग से केवल वही बच्चे पीड़ित होते हैं जिनमें दूध की मात्रा में कमी होती है, दूध की मात्रा में कमी होती है, वही इनसे पीड़ित होते हैं, क्वाशियोरकर रोग उनको होता है, ठीक है। इस प्रकार ये रोग कहाँ पे होता है और किस प्रकार मतलब किन किन बॉडीज में होता है और किस प्रकार किसकी कमी से होता है, ये हमने यहाँ पे जाना, ठीक है। आगे देखते हैं, मेरेस्मस, यह रोग सामान्यतः 1 वर्षीय बच्चों में प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों में त्वचा रूखी, झुर्रीदार, रिंकल्ड एवं पतली हो जाती है। इसके अतिरिक्त उनकी शारीरिक वृद्धि में भी कमी आती है मेरेस्मस रोग में, ठीक है, मेरेस्मस रोग और ये क्वाशियोरकोर, ये 2 रोग हमने यहाँ पे देखे प्रोटीन के कारण कुपोषण के अंतर्गत। वसा के कारण कुपोषण के अंतर्गत हम देखते हैं जो चीजें हैं, वसा की कमी से शरीर की मांसपेशियां निर्बल हो जाती है और वसा की अधिकता होने पर मोटापे में वृद्धि होती है तथा त्वचा शुष्क या ड्राई हो जाती है, ठीक है, मोटापे में वृद्धि, अधिकता होगी तो मोटापे में वृद्धि और त्वचा शुष्क हो जाएगी, और यदि कम होगी तो मांसपेशियां निर्बल हो जाएगी। फिर एक और नाम आ गया यहाँ पे देखिए, फिर चैलेंजिंग नाम है यहाँ पे, इसको फिर तोड़ेंगे हम। इसको देखिए, इस प्रकार से तोड़ते हैं हम, यहाँ पे ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, 1 2 3 भागों में तोड़ेंगे, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, फिर से आप दोहराइए, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस आ गया, ठीक है, प्रोनाउंशिएट हो गया। आप जो देख रहे हैं आप खुद भी इसको प्रोनाउंस करने का प्रयास कीजिए, खुद ही इसका उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप उच्चारण नहीं करेंगे तो आपको याद कैसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिए इसका उच्चारण मेरे साथ, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आई होप आप तक अब आपकी जीभ पलटने लगी होगी, ठीक है, इस नाम से। ये नाम इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होते हैं, जैसा कि मैंने बात कर चुका हूँ, ठीक है। संदर्भ वसा, जंतु वसा के अंतर्गत जो आते हैं, इसके अधीन इसका अधिक सेवन से रुधिर वाहिनियों की दीवार के भीतरी स्तर पर वसा का जमाव होने लगता है। सॉरी, और यहाँ पे वसा का जमाव होने लगता है तो इससे क्या होता है, इससे सामान्य रुधिर संचरण जो होता है बाधित होने लगता है, सामान्य रुधिर संचरण जो है बाधित होने लगता है, और इस रोग को हम क्या बोलेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे इसका प्रोनाउंशिएट किया था, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, इस रोग को ये कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है।
इस रोग के कारण हृदय गति रुकने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। हृदय गति रुकने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है यदि इस प्रकार का रोग हुआ तो। ठीक है, आगे हम देखते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा हम देखते हैं। प्रतिशत में यहाँ पे दी गई है, जो पदार्थ है यहाँ पे वो दिए गए हैं, और प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लवण और जल कितनी प्रतिशत मात्रा इसमें होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अंडा में हम बात करते हैं प्रोटीन 13.2%, वसा में 10.3%, लवण 0.9% और जल 75.6%। ठीक है, इस प्रकार ये पोषक तत्व यहाँ से मिलते हैं अंडे से। अगला है मांस में जो पोषक तत्व है, यहाँ पे प्रोटीन की बात करें तो 15.1%, वसा 14.7% और लवण की बात करें तो 0.8%, जल की बात करें तो 69.4% यहाँ पे मिलता है। मछली में 16.0% प्रोटीन मिलता है, 5.0% वसा, 1% यहाँ पर लवण है और 78% जल ये मिलता है। दूध में प्रोटीन मिलता है 3.5%, वसा मिलता है यहाँ पे 3.7% और 4.9% कार्बोहाइड्रेट मिलेगा यहाँ पे, 0.7% मिलेगा लवण और यहाँ पे 87% यहाँ पे मिलेगा जल दूध में। ठीक है, दूध इज ए कंप्लीट फूड जैसा कि हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार ये यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात करते हैं चावल। 6.7% चावल में प्रोटीन मिलता है, 2.5% वसा मिलता है चावल में और 76% यहाँ पे मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, 1.1% लवण और 15.5% यहाँ पे मिलेगा जल। गेहूं की बात करें तो 11.4% प्रोटीन यहाँ पे मिलेगा, 2.0% वसा मिलेगा, 71% कार्बोहाइड्रेट और 2% लवण और 12% यहाँ पे जल मिलेगा। मक्का की बात करें तो मक्का में 8.4% प्रोटीन, 4.7% वसा, 79% यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, 1.3% लवण और 13.9% जल। अगला है आलू में यहाँ पे 2% प्रोटीन, 0.1% वसा, कार्बोहाइड्रेट 21% यहाँ पे मिलेगा, लवण 1% और 75.9% यहाँ पे जल मिलेगा। ठीक है, इन पोषक तत्वों को ग्रहण करने से इतने यहाँ पे मतलब इन पदार्थों को ग्रहण करने से इतने पोषक तत्व यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख लीजिए और काफ़ी काम आएगा। या फिर आप नोट्स बना रहे हैं, यदि हैंड रिटन नोट्स या लिखना चाहते हो तो इस वीडियो के यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो स्क्रीन है अभी, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने नोट्स बना लीजिए। तो हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। यहाँ पे हमने संतुलित आहार, बैलेंस डाइट के बारे में हमने जाना कि क्या होता है, किस प्रकार से होती है और किस प्रकार दैनिक आवश्यकता होती है, कार्य के अनुसार कितनी आवश्यकता होती है पुरुष और महिलाओं में, और किस प्रकार काम करते हैं तो कितनी आवश्यकता वहाँ पे होगी। संतुलित आहार तालिका हमने यहाँ पे देखे, और असंतुलित आहार के बारे में जाने, कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन के बारे में हमने यहाँ पे देखे यहाँ पे, और अंडर न्यूट्रिशन देखा हमने और ओवर न्यूट्रिशन यहाँ पे देखा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के कारण कुपोषण हमने देखे, प्रोटीन के कारण कुपोषण यहाँ पे देखे, और यहाँ पे वसा के कारण कुपोषण जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, और ये लास्ट में ये तालिका हमने देखे जो कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा से संबंधित है प्रतिशत में। ठीक है, तो ये टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। MPPSC 2020 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को जो हम कंप्लीट कर रहे हैं GS3 के अंतर्गत, GS3 पेपर के अंतर्गत, उसमें इकाई 3 हमको पढ़ना है अभी, और इकाई 3 में जो टॉपिक है आज पशु और मनुष्यों पोषण के अंतर्गत ये है वसा। ठीक है, याद रहे वसा के अलावा हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और विटामिन्स और इसके अलावा जल और रेशे हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वसा। ठीक है, और इससे पहले हम संतुलित आहार का पोर्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार का हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये वसा का रह गया था, ये वसा वाला पोर्शन हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। तो वसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी आवश्यक है और हमारी जो परीक्षा का पाठ्यक्रम उसके लिए भी आवश्यक है। और ये मुख्य परीक्षा के अलावा कहाँ पे काम आपको आने वाला है, तो ये मुख्य परीक्षा के अलावा आपको काम आने वाला है प्रारंभिक परीक्षा में भी। यहाँ पे देखिए इकाई 7 जो है प्रारंभिक परीक्षा की विज्ञान एवं पर्यावरण के अंतर्गत यहाँ पे एक टॉपिक दिए गए पोषण आहार और पोषक तत्व। तो ये जो सीरीज चल रही है अभी जो कंटिन्यू चल रही है वो आपको इस वाले पोर्शन को पूर्ण करने में सहायता करेगी। ठीक है, इस प्रकार ये प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों में ये आवश्यक है। ये जो सीरीज चल रही है अभी पोषण वाली वो। ठीक है, तो ये पोषण की आखिरी सीरीज होगी, मतलब सीरीज का आखिरी लेक्चर होगा वसा। ठीक है, तो ये आज ये लास्ट लेक्चर होगा, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अन्य टॉपिक हम पढ़ेंगे। वसा शुरू करते हैं, वसा टॉपिक यानी वसा को इंग्लिश में बोलते हैं फैट।
वसा जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक है। किस किस से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक है। और परंतु इनमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। कार्बोहाइड्रेट भी CHO से ही मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसमें यदि बात करें वसा में, तो वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कम होती है। ठीक है। वसा के माध्यम से शरीर में ऊर्जा की कमी को दूर किया जा सकता है। एनर्जी की जो कमी रहेगी शरीर में, वो उसको दूर किया जा सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं वसा किससे किससे मिलकर बना होता है। वसा के एक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के 3 अणुओं के एस्टर बंध, किस किस से? ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के 3 अणुओं के एस्टर बंध, एस्टर लिंकेज द्वारा आपस में जोड़ने से होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एस्टर बंध कहाँ बनता है, तो वसा में बनता है एस्टर बंध, मतलब वसा में रहता है एस्टर बंध। और यदि आपसे पूछा है कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट हम पढ़े थे ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। और यहाँ पे प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल रहते हैं, प्रोटीन में आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखे होंगे, तो जो मैं शब्दावली यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आपको आसानी समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये सोचकर मैं चल रहा हूँ कि आपने पुराने लेक्चर देखे। तो यहाँ पे प्रोटीन जो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। आप बताइए कि इसमें कौन से बंध होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं ही बताया हूँ। यहाँ पे पेप्टाइड बंध से मिलकर बने होते हैं, पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड इनमें होता है प्रोटीन्स में, इस प्रकार से बंध रहते हैं। और यहाँ पे वसा में है, हमने देखा यहाँ पे एस्टर बंध। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बायोकेमिस्ट्री से सवाल यदि आ जाए तो आपको याद रखिए, आपको याद रखना होगा कि किस प्रकार से बंध इनमें बनते हैं। अगला हम देखते हैं इसके अंतर्गत, वसा जल में पूर्णतः अघुलनशील होती है। जो वसा है जल में नहीं घुलती है, अघुलनशील होती है। परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम, एसीटोन, अल्कोहल, ईथर तथा केरोसिन आदि कार्बनिक जो विलायक रहते हैं, ठीक है, उनमें घुलनशील होती है। कार्बनिक विलायक जैसा कि हमने बात की है, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोल, एसीटोन, अल्कोहल, ईथर और केरोसिन में, इनमें ये विलय होती है। ठीक है, या घुलनशील होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि हम बहुत ज्यादा मात्रा यदि लेते हैं वसा की हमारे शरीर में, ठीक है, भोजन के माध्यम से, तो यहाँ पे ये हमारे लिए घातक है। स्पेशली जो सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं, सैचुरेटेड वसाएं, जो संतृप्त वसाएं हैं, वो क्या करती है, रेस करती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल रहता है वो बढ़ाती है, जो सैचुरेटेड वसाएं रहती है वो। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ेगा तो ये इंक्रीज करेगा रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज वगैरह को ये इंक्रीज करता है। ठीक है, स्ट्रोक वगैरह की समस्या यहाँ पे आती है। ये तो हमने बात की है नकारात्मक पॉइंट की। ठीक है, नकारात्मक पॉइंट क्या है इस पे। अब हम बात करते हैं कि हमें आवश्यकता क्यों होती है वसा की, वाई वी नीड सम फैट्स। तो जैसा कि हम संतुलित आहार का पोर्शन हमने जब लिया था, तो यहाँ पे हमने देखा है कि संतुलित आहार में जो बैलेंस डाइट होती है उसमें एक चीज और इंक्लूड करना हमें, जो एक पॉइंट यहाँ पे लास्ट लेक्चर में छूट गया था, कि यहाँ पे यहाँ पे रेशो यानी जो अनुपात है, अनुपात मैंने वहाँ पे आपको नहीं बताया, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो छूट गया था। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो अनुपात है इसका, कार्बन, प्रोटीन और फैट का, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ये रेशो है 3:5, 1:5 और 1:5। यहाँ पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, सी से कार्बोहाइड्रेट है, पी से प्रोटीन है, एफ से फैट। तो यहाँ पे इनका रेशो कितना होना चाहिए हमारे संतुलित आहार में, तो यहाँ पे 3:5 कार्बोहाइड्रेट का, 1:5 प्रोटीन का, 1:5 फैट का। लेकिन यहाँ पे आपको देखने में सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको बाद में लिखा गया। और ये जो इसका स्मॉल अमाउंट रहता है वो हमारे शरीर के लिए जो बैलेंस डाइट हम लेते हैं उसमें आवश्यक होता है। और फैट इज सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स का सोर्स होते हैं फैट, जो कि हमारे बॉडी द्वारा नहीं बनते हैं। और जो फैट होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, एब्जॉर्ब करने में विटामिन ए, डी, ई और के। जो विटामिन के बारे में हमने पढ़ा था ना उस टाइम पे, देखिए जब हमने विटामिन वाले टॉपिक पढ़े थे वहाँ पे याद करिए, जब विटामिन में हमने पढ़े थे तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और वसा में जो घुलनशील है वो विटामिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वहाँ पे वसा आवश्यक होता है, वसा की मात्रा आवश्यक होती है। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यहाँ पे एक चीज और है, विटामिन के भी यहाँ पे। ठीक है, ए, डी, ई और के, ए, डी, ई और के। ठीक है, जो 4 विटामिन है उनको घुलने के लिए वसा की आवश्यकता होती है।
ठीक है। ये सिर्फ घुल सकते हैं या एब्जॉर्ब हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैट्स। ये जो ए डी ई और के हैं वो सिर्फ फैट की सहायता से शरीर में घुल सकते हैं। ठीक है, शरीर में जो घुलने की प्रक्रिया है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया घुल सकते हैं या एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आगे देखते हैं इसके बारे में। यदि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो हम भोजन में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लिए, और यदि वो काम में नहीं आए, यानी उससे हमने एनर्जी वगैरह बनने में या फिर इस प्रकार से किसी भी प्रकार से यदि काम में हमने नहीं लिए उसको, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैट में। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब यूज़ में नहीं आता है तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। तो ये बॉडी फैट इससे बढ़ता है, वेट बढ़ता है, वेट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, यदि हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स वगैरह का प्रोटीन वगैरह में जो एनर्जी रहती है वो हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फैट में। ठीक है, तो आगे देखिए हम इसके बाद हम देखते हैं जो फैट होते हैं वो दो प्रकार के यहाँ पे, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। मोस्ट जो फैट्स होते हैं, मोस्टली जो फैट्स होते हैं उसमें जो ऑयल्स वगैरह है वो दोनों तरीके के फैट यहाँ पे इंक्लूड करते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट भी होता है और सैचुरेटेड फैट भी होता है। मोस्ट में इनका प्रोपोर्शन कुछ डिफरेंट प्रोपोर्शन में ही होते हैं। जैसे हम बात करते हैं हेल्दी डाइट की, तो वी शुड ट्राई टू कट डाउन ऑन फूड्स एंड ड्रिंक्स हाई इन सैचुरेटेड फैट्स। हमको जो हमारी जो हेल्दी डाइट यानी संतुलित आहार वाले जो पोर्शन है, ठीक है, संतुलित आहार जब हम लेते हैं तो वहाँ पे हमको यहाँ पे कट करना है किसको? सैचुरेटेड फैट को। जो फूड और ड्रिंक्स हम लेते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट को हमको कट करना है, और साथ ही साथ ट्रांस फैट को भी। ट्रांस फैट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की जितनी कम मात्रा हम लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये बॉडी को नुकसान करते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट आपने देखा होगा, जो आप कुरकुरे वगैरह लेते हैं तो उसके पीछे रैपर में लिखा होता है ट्रांस फैट वगैरह, ऐसा ट्रांस फैट फ्री, इस प्रकार से चीज़ें वहाँ पे लिख रहती है। आपको देखने को मिल सकती है जब भी आप इसको खरीदे या कोई और खरीदे तो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों ही खतरनाक है, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। और ये इनको हमको रिप्लेस करना है किससे? अनसैचुरेटेड फैट से। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट से इसको रिप्लेस करके हमारी बॉडी को हमको अच्छा रखना है। आगे बात करते हैं सैचुरेटेड फैट्स के अंतर्गत। तो सैचुरेटेड फैट जो रहते हैं वो कई प्रकार के फूड्स हैं, जैसे कुछ जिसमें कुछ स्वीट्स होते हैं, कुछ सेवरीज यानी जो खट्टे खट्टे फूड्स वगैरह होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। और मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। ज़्यादातर ये एनिमल सोर्सेज से आते हैं, इंक्लूडिंग मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स एज वेल एज सम प्लांट्स फूड्स। ठीक है, कुछ प्लांट फूड से भी ये मिलते हैं। और जैसे प्लांट फूड जैसे पाम ऑयल, ठीक है, कोकोनट ऑयल, इससे ये सैचुरेटेड फैट मिलता है। और ये इसको तोड़ने के लिए शरीर को फिजिकल वर्क की जरूरत होती है। ठीक है, तो जब भी इनका सेवन करते, जैसे आपने देखा होगा, आप कुछ मांसाहार वगैरह करते हैं, मांसाहार करते हैं तो आपके शरीर में मतलब आपके शरीर को जो फिजिकल वर्क की आवश्यकता होती है, भौतिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, तब जाके वो उस भोजन को तोड़ता है। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए शरीर को फिजिकल वर्क की आवश्यकता होती है सैचुरेटेड फैट्स जब हम लेते हैं तो। अब यहाँ पे किन चीज़ों में यहाँ पे ध्यान से देखने की आवश्यकता है, जहाँ पे फूड्स हाई इन सैचुरेटेड फैट्स जो वाली कंडीशन यहाँ पे बनेगी, यानी यहाँ पे सैचुरेटेड फैट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं जिन फूड्स में, तो वहाँ पे हमको देख के खाने की आवश्यकता है, यानी ध्यान देकर खाने की यहाँ पे आवश्यकता है। वो हम देख लेते हैं किन किन चीज़ों में ध्यान देना है। फैटी कट्स ऑफ मीट प्रोडक्ट्स, बटर, घी, चीज़, क्रीम, सोर्ट क्रीम, आइसक्रीम, सम सेवरी स्नैक्स जैसे चीज़ क्रैकर्स, और कुछ पॉपकॉर्न वगैरह है, चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, केक्स है, पेस्ट्रीज है, पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है और कोकोनट क्रीम। इनमें सब में रहता है सैचुरेटेड फैट। ठीक है, सैचुरेटेड फैट, तो इनसे ये सोर्स है सैचुरेटेड फैट के। ठीक है, संतृप्त वसा, हिंदी में इसको बोलते हैं संतृप्त वसा। ठीक है, इनमें ये हाईली पाया जाता है। यहाँ पे जो सैचुरेटेड फैट, ये आगे चल के इसकी प्रक्रिया में प्रोसेस होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज मोस्टली मेड बाय इन द बॉडी
बाय द बॉडी इन द लिवर, ठीक है। जो लिवर है हमारे शरीर में, लिवर बनाता है कोलेस्ट्रॉल। ये किस प्रकार बनता है ये देखते हैं। जो सैचुरेटेड फैट हम लेते हैं, ठीक है, तो वो लिवर द्वारा उसको ले जाकर बना दिया जाता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैट हमने लिए उसको लिवर क्या करता है, उसको 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 बना देता, कन्वर्ट कर देता है कोलेस्ट्रॉल में, कन्वर्ट करता है। और कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल घातक होता है किस चीज़ के लिए, हमारे शरीर के लिए, हार्ट अटैक जैसी जैसी समस्याएं या फिर हार्ट डिसीज वगैरह। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए खतरनाक है। और यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है कहाँ पे, धमनी और शिराओं में, ठीक है। ये जो लिवर द्वारा जो सैचुरेटेड फैट हमने लिए, सैचुरेटेड फैट को जो सैचुरेटेड फैट जो रहता है वो उसको लिवर क्या करता है, कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। तो ये हमारे लिए घातक है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, धमनी और शिराओं में, ठीक है। और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है जो हमारे शरीर, जो हमारे ब्लड के अंदर से फ्लो होता है, वो दो प्रकार से है। लो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी एलडीएल और एचडीएल, ठीक है। इस प्रकार से ये फ्लो होता है दो रूप में। देखते हैं हम एक एक करके। एलडीएल के बारे में बात करें तो यदि हम इसकी ज़्यादा मात्रा लेंगे, इसकी सैचुरेटेड फैट की हमारी डाइट में, तो ये बढ़ाता है किसको, एलडीएल की मात्रा को। सैचुरेटेड फैट किसको बढ़ाता है, एलडीएल की मात्रा को। और जो एलडीएल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वो कहलाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ये कहलाता है, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। और जो इंक्रीज करता है किसको, हार्ट डिसीज को, स्ट्रोक वगैरह को, ठीक है, इसके रिस्क को इंक्रीज करता है। हार्ट डिसीज वगैरह से होती है और स्ट्रोक वगैरह आने की चांसेस में रहते हैं। अब बात करें एचडीएल की, तो ये थोड़े फायदेमंद होते हैं हमारे लिए, बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। और ये एलडीएल से मतलब जो एलडीएल है वो हमारे लिए घातक है, और जो एचडीएल है वो हमारे लिए अच्छे है, पॉजिटिव इफेक्ट इनका होता है, बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आगे ट्रांस फैट के बारे में। तो ट्रांस फैट से संबंधित यूपीएससी 2011-12 में ये क्वेश्चन आ चुका है। जैसा कि आप देखते हैं कुरकुरे वगैरह खरीदते हैं या फिर कुछ इस प्रकार से पैकेट वगैरह खरीदते हैं, तो वहाँ पे देखा होगा ट्रांस फैट फ्री, ठीक है, ट्रांस फैट फ्री, ये इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यदि आपने खरीदा हो या फिर इस प्रकार से चीज़ें होगी तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि ट्रांस फैट वगैरह यहाँ पे क्या है और किस प्रकार से ये हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। ट्रांस फैट यहाँ पे फाउंड होते हैं आर नेचुरली एट लो लेवल्स इन सम फूड्स। जो प्राकृतिक रूप से हैं वो मतलब जो ट्रांस फैट है प्राकृतिक रूप से बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और जैसे हम देख ले मीट वगैरह में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, मतलब इनमें कम मात्रा इनकी मिलती है। ट्रांस फैट आर फाउंड नेचुरली एट लो लेवल्स इन सम फूड, जैसे मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ट्रांस फैट्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल्स ऑयल। यहाँ पे जो ट्रांस फैट वगैरह है वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं किसमें, आर्टिफिशियल ऑयल जो रहते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल रहते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो वनस्पति तेल वगैरह रहते हैं, वनस्पति वगैरह जहाँ पे हाइड्रोजन की सहायता से हम जो वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह जो बनाते हैं, वहाँ पे ये यानी जो आर्टिफिशियल ऑयल्स हैं वहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलते हैं ट्रांस फैट। जैसे हम बात करें लाइक सैचुरेटेड फैट के जैसे ये ट्रांस फैट रेज करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारे ब्लड में, क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेज करते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। और ये जो ट्रांस फैट वगैरह है वो अमेरिका जैसे देशों में बैन हो चुका है, ठीक है। इसका उपयोग देखने को नहीं मिलता है। और सरकार द्वारा कुछ यहाँ पर रिकमेंड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइन वगैरह जारी की गई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एडल्ट शुड नॉट हैव मोर देन अबाउट 5 ग्राम ऑफ ट्रांस फैट अ डे। जो एडल्ट वगैरह को यहाँ पे बताया गया है कि 5 ग्राम से ज़्यादा ट्रांस फैट बॉडी में इनटेक नहीं है, बॉडी में नहीं लेना है, ठीक है, मतलब उसका सेवन नहीं करना है। और मोस्ट ऑफ द सुपर मार्केट जैसे बात करें यूके वगैरह में, तो वहाँ पे रिमूव कर दिए गए हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स को, ठीक है। और बहुत सारे जो वहाँ के ब्रांड्स हैं वहाँ पे ये इस प्रकार के ऑयल पर पाबंदी लगा दी गई है और यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया गया है। और जैसे हम बात करें भारत में, तो भारत में भी इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है, ठीक है, ट्रांस फैट वगैरह के संदर्भ में। और यहाँ पे जो सैचुरेटेड फैट है और सैचुरेटेड फैट है,
सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, इनको यदि हम कम कर दें, दोनों को यदि कम कर दें तो हार्ट डिसीज और स्ट्रोक वगैरह को हम रोक सकते हैं, इन दोनों को यदि कम कर दें तो। ठीक है, तो इस प्रकार ये है ट्रांस फैट वगैरह। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैट की। किसकी? अनसैचुरेटेड फैट की। असंतृप्त असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। ठीक है, यदि हम कट करें, इफ़ यू वांट टू कट योर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, यदि आप अपने हार्ट डिसीज के चांस को यानी जो रिस्क है उसको कम करना चाहते हैं तो आपको लेना होगा क्या? अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, और ये हम इसके बात करें, जो सैचुरेटेड फैट है जो सैचुरेटेड फैट है वो फैट बनाता है, उसको अनसैचुरेटेड फैट कम करता है। जो सैचुरेटेड फैट हम लेते हैं, यदि वो हमारे शरीर में हम लेते हैं तो उससे जो खराब चीज़ें बनती है उसको कम करता है क्या? कौन? अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट जो रहता है उसके लेवल को कम करता है, सैचुरेटेड फैट को, फैट के लेवल को। ठीक है, और ओवरऑल हम यदि बात करें तो गंदे फैट की मात्रा को कम करता है। कौन? जो अनसैचुरेटेड फैट है वो। ठीक है, गंदे फैट की मात्रा को कम करता है। और आगे हम बात करें तो जो यहाँ पे जो प्लांट्स और ऑयल वगैरह में देखने को मिलते हैं, फिश और जो फिश वगैरह में है, मतलब फिश और प्लांट के ऑयल्स में यहाँ पे देखने को मिलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। वे हो सकते हैं पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। ठीक है, प्यूफा और म्यूफा। प्यूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और म्यूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो इस प्रकार इनका फुल फॉर्म है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे हार्ट्स को, और ये मेंटेन करते हैं लेवल ऑफ गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के। एचडीएल जो हमारे गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होते हैं, यानी जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उनके लेवल को मेंटेन करता है। और ये रिड्यूस करता है किसको? जो बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसकी मात्रा को। और जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स आर फाउंड इन, ये देखने को मिलते हैं और ऑलिव ऑयल में, रेपसीड ऑयल में, देयर स्प्रेड्स, और देयर स्प्रेड एवोकाड्स, और सम नट्स में, आलमंड्स में, और यहाँ पे पीनट्स वगैरह में देखने को मिलते हैं। इनका सेवन हमारे शरीर के लिए अच्छा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी प्यूफा के बारे में। ठीक है, प्यूफा के बारे में हम देखते हैं तो प्यूफा फैट्स कैन हेल्प लोअर द लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये सहायता करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए। जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल को कम करने में सहायता करते हैं। और यहाँ पे दो प्रकार के हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में बात करें तो ये है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ठीक है, ये इसमें जो ओमेगा 3 है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये न्यूज़ में अक्सर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सम टाइप्स ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैट्स कैन बी मेड बाय द बॉडी। ये हमारे शरीर द्वारा नहीं बनाए जा सकते, इसीलिए ये आवश्यक होते हैं, यानी इसेंशियल होते हैं हमारे शरीर के लिए, यानी इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। ओमेगा 6 की बात करें तो ये मिलते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में, जैसे रैपसीड कॉर्न, सनफ्लावर और सम नट्स। ठीक है, इनमें ये देखने को मिलते हैं। ओमेगा 3 फैट्स की हम बात करें तो इस पर सवाल भी आ चुका 2012 में यूपीएससी प्रीलिम्स में, नहीं सॉरी मेंस में आया था, या मेंस या प्रीलिम्स में, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कमेंट ऑन ओमेगा 3 फैट। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो ओमेगा 3 फैट्स जो है किसका अंतर्गत आता है? प्यूफा के अंतर्गत। ठीक है, प्यूफा के अंतर्गत ये आता है, और ये मिलता है किसमें? ऑयली फिश जैसे मैकरेल वगैरह है, केपर्स है, हैरिंग्स है, ट्रॉट्स है, सार्डिनस वगैरह है, सैल्मन फिशेस वगैरह है, ट्यूना में, इन चीज़ों में देखने को मिलता है ओमेगा 3 फैट्स। ठीक है, और जो ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसकी मदद से ब्रेन टॉनिक बनता है। क्या बनता है? ब्रेन टॉनिक, और जिससे ब्रेन पावर बढ़ता है, सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता इससे बढ़ती है। और जो most of us get enough omega 6 in our diet, but we are advised to have more omega 3 by eating at least 2 portion of fish a week। ठीक है, यदि आप फिश खाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। ओमेगा 6 हमें मिल जाता है शरीर में, मतलब अन्य सोर्सेज से हमें मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि आपको अपने
भोजन में हफ्ते में 2 बार इसका सेवन करना चाहिए, इसका ऑयल फिशेस का, ताकि आप ओमेगा 3 आपकी बॉडी में मिलता रहे। और ये जो ओमेगा 3 है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हेयर्स के लिए हम बात करें, स्किन्स के लिए, ब्रेन के लिए हम बात करें, और कई तरीके से ये फायदेमंद है। वेजिटेबल सोर्सेज से यदि ओमेगा 3 मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि मिल रहा है तो यहाँ पे हार्ट को फायदा है इसमें, ठीक है, हार्ट वगैरह को फायदा है, और अन्य फायदे भी इसके हैं, जिससे किसी को ऑर्थराइटिस वगैरह में इसको फायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे किसी लेडी को यदि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ये फायदेमंद साबित होगा ओमेगा 3। और यहाँ पे इसके अन्य फायदे हमने देखे, हार्ट डिसीज़ वगैरह कम करता है, एलडीएल लेवल को कम करता है। तो इस प्रकार ये बहुत सारे इस फायदे इसको देखने को मिलते हैं इसमें ओमेगा 3 के, हेयर, स्किन, ब्रेन, और कई तरह के फायदे हमने यहाँ पे देखे हैं। और ये जैसा कि हमने बात की ब्रेन टॉनिक वगैरह, और ये हमने ऑर्थराइटिस और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में इसका मतलब ये प्रॉब्लम है, इसको सुलझाने में इसका रोल हमने यहाँ पर देखा ओमेगा 3 का। जो फैट्स हम लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये हाई फैट वगैरह हम देखते हैं, कई बार सुनने को मिलता है, लो फैट्स वगैरह सुनने को मिलता है, फ्री फैट वगैरह हम देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये क्या चीज़ होती है? मोर देन 17.5 ग्राम, 17.5 ग्राम, यदि 100 ग्राम के संदर्भ में मिले, 100 ग्राम में यदि 17.5 ग्राम 5 ग्राम यहाँ पे फैट है तो वो है हाई फैट, ठीक है, हाई फैट के अंतर्गत आएगा। और लो फैट के अंतर्गत क्या आएगा? यदि 100 ग्राम कुछ चीज़ हम ले, उसमें 3 ग्राम या 3 ग्राम से कम यदि हो, 3 ग्राम से कम फैट हो, तो वो कहलाएगा लो फैट। और वो 1.5 ग्राम ऑफ फैट पर 100 ml फॉर लिक्विड्स। और यहाँ पे यदि वो 1.5 ग्राम से कम है तो यहाँ पे भी ये कहलाएगा लो फैट, ठीक है। 100 यानी 100 ml के अंतर्गत भी हम इसको ले तो यहाँ पे भी ये कहलाएगा लो फैट, जैसा कि इसके सेमी स्किम्ड ऑयल वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। सेमी स्किम्ड ऑयल की कंपोजिशन में देखने को मिलता है। फैट फ्री हम किसको बोलेंगे? 0.5 ग्राम फैट जिसमें हो, और लेस देन या फिर इससे कम, 0.5 ग्राम फैट हो या फिर इससे कम फैट हो, 100 ग्राम की चीज़ को कुछ हम ले उसमें, तो ये कहलाएगा फैट फ्री, ठीक है। तो ये फैट वगैरह के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और वसा के बारे में हमने देखा यहाँ पे, और वसा किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें हमारे शरीर में, कितने प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा, म्यूफा के बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को हमको मिली है, और किस प्रकार हम हमारे शरीर में बैलेंस डाइट में हमें जो वसा है उसको लेना है, और कितना लेना है और कितना नहीं लेना है, ये भी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, और ये यहाँ पे पोषण वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे, वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल यूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, ये है रेफरल कोड मांगने का, ठीक है। यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ आप जा सकते हैं। इसमें एक सब्सक्रिप्शन में आपको मैनी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे, जैसे बिहार के टॉप एजुकेटर्स को पढ़ने का मौका मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है यहाँ पे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चलते हैं, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक है, डाउनलोड कर सकते हैं जो वीडियो है जो अनअकैडमी द्वारा लाइव लिए गए हैं, और यहाँ पे पीडीएफ और नोट्स यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए दिए जाएंगे, 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, और डेडिकेटेड गाइडेंस आपको यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे एमपी के टॉप एजुकेटर्स जिनसे आप पढ़ेंगे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी के लिए, और प्रीलिम्स और मेंस के इंटीग्रेटेड बैचेस हैं यहाँ पे फॉर एमपी के डिफरेंट एग्जाम के लिए, फाउंडेशन कोर्स है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, एमपी पुलिस एसआई जेल प्रहरी बैचेस के लिए यहाँ पे बैच है, और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स बैच है यहाँ पे, ये है 4 महीने का, एमपी पुलिस वाला बैच है 3 महीने का, और जो फाउंडेशन बैच है वो है 10 महीने का। इन सभी में आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और बहुत ही कुछ मिलने वाला है। तो यदि आप इनसे संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके
गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अन अकेडमी ऐप टू क्रैक MPPSC एंड वेब एग्जाम, लेट्स क्रैक इट।